Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स के बारे में बात कर रहा है, उसके इम्पोर्ट के बारे में बात कर रहा है. इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द लास्ट 5 years. ओके, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं. The government does not impose any custom duty on all the imported edible oils as a special case. तो देखो, पहली बात तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है. दूसरी बात, कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही है और उस पर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी नहीं लगाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भाई डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ फिर कहाँ से अपलिफ्ट होंगी अगर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगी, है ना. तो ये तो हो गया गलत, ठीक है. अभी पहला ऑप्शन देखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल, जो क्वांटिटी इंपोर्ट हो रही है बाहर से एडिबल ऑयल की, ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, पाम ऑयल हो गया, है ना, ये सब जो होते हैं, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सब बाहर से इंपोर्ट होता है, ठीक है. इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब से, सॉरी इंडोनेशिया, हाँ इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब से इंपोर्ट होता है, ठीक है. तो बोल रहा है कि जो क्वांटिटी इंपोर्ट हो रही है बाहर से, दैट इज़ मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स इन द लास्ट 5 years. अब देखो, एक्चुअली ये न्यूज़ में था क्वेश्चन, है ना, तभी पूछा गया है. उस टाइम पे स्टैट्स आए थे इसके. तो क्या है कि जितना भी हमारा मतलब एडिबल ऑयल कंज्यूम होता है, वो बेसिकली 70% जो है वो क्या बोलते हैं, बाहर से इंपोर्ट के थ्रू मीट होता है, ठीक है. तो एक्चुअली में जो ये है वो चीज़ सही है, ठीक है. इट इज़ इट इज़ पहला ऑप्शन सही है कि क्वांटिटी जो है इंपोर्ट की वो ज़्यादा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, ठीक है, क्योंकि 70% बाहर से ही मीट होता है, ठीक है. तो उस टाइम ये स्टैट्स न्यूज़ में था, इसीलिए आया. बट उसके बावजूद भी हमने सेकेंड स्टेटमेंट को तो एलिमिनेट कर दिया था, है ना, विदाउट नोइंग दैट. तो इस टाइप से आप कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. क्या बोल रहे हैं? आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल. ओके. दूसरा क्या बोल रहा है? वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी. ये तो गलत है. ये तो देख के ही पता चल रहा है गलत है. ऐसा है कि इसका मतलब ये है, बोलें कि आधार नंबर एक बार इशू हो गया उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते. ऐसा तो नहीं है. कितनी बार लोग दूसरे स्टेट में माइग्रेट करते हैं तो आधार नंबर चेंज कर देते हैं, एड्रेस चेंज करवाते हैं, फ़ोटो चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है भाई उस पर, है ना. तो ऐसा तो हो सकता है, ठीक है. तो ये तो गलत है. पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल. देखो, क्या आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है? पहली बात आप ये बताओ, क्या आधार कार्ड सिर्फ आइडेंटिटी का प्रूफ होता है कि सिटीजनशिप का भी प्रूफ होता है? सिटीजनशिप का प्रूफ थोड़ी होता है, आइडेंटिटी का प्रूफ होता है. आधार कार्ड क्या इंडिया में सबके पास है? नहीं है. बट सिटीजन तो बहुत सारे ना इंडिया में, जितने लोग रह रहे हैं सारे हैं, ठीक है. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिसके पास आधार नहीं है उसके पास सिटीजनशिप नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना, है ना. तो आधार इज़ जस्ट अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. इट्स नॉट द प्रूफ ऑफ अ सिटीजनशिप, राइट. तो ये भी गलत हो गया, ठीक है. तो क्या हो गया? इसका आंसर डी हो गया, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अभी देखो, ये है एलिजिबिलिटी आधार कार्ड के लिए कि 3 साल के ऊपर होना चाहिए, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, फॉरेनर्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट. तो ये याद रखना, फॉरेनर्स भी एनरोल कर सकते हैं आधार कार्ड के लिए, मालूम नहीं होता लोगों को. तो ये याद रखना, फॉरेनर्स आर ऑल्सो एलिजिबल. फॉरेनर्स रिजाइडिंग इन द कंट्री अलॉन्ग विद द एनआरआईज आर एलिजिबल फॉर द आधार कार्ड. ये आराम से बैठ के पढ़ लेना, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following has have shrunk immensely or dried up in the recent past due to human activities. अच्छा, कौन सा इनमें से ड्राई अप होगा? ये आप करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन है, उसमें उस टाइम आया होगा तो करा होगा. हम इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है. पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if the current account holders fail to repay their dues. ठीक है. क्या होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना. क्या होता है कि भाई जब भी बैंक किसी को लोन देता है, ठीक है, तो उसका रिस्क असेसमेंट होता है कि कितना रिस्की है ये लोन, ठीक है. उसके हिसाब से एक रेशियो कैलकुलेट किया जाता है जिसमें रिस्क वेटेड एसेट्स को हम जितना भी आपने लोन दिया उसको रिस्क से मल्टीप्लाई करके कितना रिस्क है डिवाइडेड बाय कोई डिनोमिनेटर में होता है. उसका मतलब ये होता है बेसिकली कि
जो आपने लोन दिया है वो कितना रिस्की है, ठीक है, कितना रिस्की है उसके हिसाब से आपने कितना स्पेयर में अमाउंट रखा हुआ है उसको कवर करने के लिए। ये होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। ये बेसिकली कौन डिसाइड करता है, ये बासल 3 नॉर्म्स जो हैं वहाँ से आता है, बट आरबीआई अपना डिसाइड करता है, ठीक है। अपना जो आरबीआई है ना उसने रखा हुआ है, शायद 9% रखा हुआ है ना, 9% इसका रखा हुआ है कि जितना भी आप जैसे मान लो मैं 100 रुपये दे रहा हूँ तो 100 रुपये में से मैं 9 रुपये जो है वो साइड में रखूँगा, ठीक है, इस लॉस को कवर करने के लिए अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कर करके मतलब उसका पहले रिस्क निकाला जाता है, उसके हिसाब से ये निकाला जाता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज जो है ये आरबीआई फिक्स करता है। बासल 3 के नॉर्म्स के हिसाब से परसेंटेज 8% है, बट आरबीआई ने ज़्यादा रखा हुआ है, 9% रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंटरनली कौन डिसाइड करता है, आरबीआई अपना। अब इससे कम नहीं होना चाहिए, 8% से कम नहीं होना चाहिए, 8% के ऊपर आप आरबीआई कितना भी रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब ये होता है कि कितना आपने पैसा रखा हुआ है, जो आपने लोन दिया है उसका कितना परसेंटेज आपने रखा हुआ है उस लोन को कवर करने के लिए अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है सही, इट इज़ द अमाउंट दैट द बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स इनकर इफ द करंट अकाउंट होल्डर्स फेल टू रिपे देयर ड्यूज, ठीक है। अगर वो नहीं पे कर पाते हैं तो आपके स्पेयर में कितना पैसा पड़ा है, दैट इज़ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। CAR इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। ये तो गलत है, हमने अभी तक डिस्कस किया कि ये आरबीआई डिसाइड करता है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स उस टाइम रिलीज हुई थी, है ना, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट ने इसको किया था। अब अगर मान लो आपको नहीं आता है ये, ठीक है, कौन कौन ये रिलीज़ करता है, उस टाइम तो खैर न्यूज़ में था, मान लो अगर न्यूज़ में थोड़ा वेगली भी आपको याद है तो आप इसको कैसे अप्रोच कर सकते हो क्वेश्चन को। देखो रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, ठीक है, लॉ की बात हो रही है, तो लॉ किस चीज़ से रिलेटेड है, जस्टिस से रिलेटेड है ना, कोर्ट वोट वगैरह का चक्कर होगा, ठीक है, इनसे रिलेटेड है। तो अब ऑप्शन अगर आप देखोगे, पहला ऑप्शन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, चलो क्या पता इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये हो सकता है क्योंकि कोर्ट की बात कर रहा है, जस्टिस की बात कर रहा है ना, रूल ऑफ लॉ है यहाँ, तो इससे रिलेशन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या, ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये भी बकवास है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ इसका क्या करेगा। चौथा है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, यहाँ फिर से जस्टिस आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन बेसिकली अगर आंसर होगा तो आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो इस टाइप से आप रूल डाउन कर सकते हो, आपने इन दोनों को हटा दिया, तो इस टाइप से 50-50 आप कर सकते हो, उसके बाद आपकी लक है ना, अगर नहीं मालूम है तो लकी है, फिर मारोगे एक तो कोई, ठीक है। और देखो अब और इसमें भी आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने नहीं सुनी ये रिपोर्ट कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, ठीक है, तो ये जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये बेसिकली जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ये रिपोर्ट रिलीज़ नहीं करता है, ठीक है। और अगर ये करता भी कोई रिपोर्ट तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता रहता है कि इसने रिलीज़ करी है ऐसी कोई रिपोर्ट। जब आपको नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है, तो अप्रोप्रिएट आंसर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो जस्टिस इंश्योर करने के लिए, ठीक है, ये अपने वो सुनाता है बाइंडिंग रिजोल्यूशन सुनाता है, ठीक है, कि भाई कोई डिस्प्यूट है कंट्रीज़ के बीच में, चले गए तो उसने सॉल्व कर दिया, ये है इसका काम, ठीक है। ऑल्दो रिलीज़ कर भी सकता है, बट अगर ऐसा है, मेरा मानना ये है कि अगर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोई रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज़ कर रहा है तो जनरली वो बहुत न्यूज़ में रहती है, और बहुत न्यूज़ में रहती है तो आपको पता होगा, आपको नहीं पता है इसका मतलब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं की थी रिलीज़, ठीक है, इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। बट एनी वे स्टिल अपना अपना तरीका है अप्रोच करने का, ये जस्ट एक तरीका मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इसका आंसर है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द ATMs इन इंडिया। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, नॉर्मल बैंकिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि नेशनल ये फाइनेंशियल स्विच पे काम करता है, NFS है ना, ATM सारे नेशनल फाइनेंशियल स्विच से कनेक्टेड हैं, और इसको कौन ऑपरेट करता है, इसको NPCI ऑपरेट करता है ना। तो ये ATMs किसके अंडर में काम करते हैं, NPCI में, ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो गया सी, फेयरली बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, अगले क्वेश्चन देखते हैं। द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार, ओके, प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, ठीक है, क्या बात कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस के बारे में बात कर रहा है। हमको नहीं पता API क्या होता है, ठीक है, बट हम देखते हैं इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कुछ प्रोग्रामिंग करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, जहाँ पे आप कोडिंग वोडिंग कर रहे हो, है ना, कोडिंग वोडिंग करके आधार वाली ऐप को इम्प्रूव कर पाओ, ऐसा कुछ होगा एप्लीकेशन, है ना। अब उसके बारे में कुछ देखते हैं क्या बोल रहा है। इट कैन बी इंटीग्रेटेड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके, हो सकता है। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आयरस इज़ पॉसिबल, आयरस मतलब आपकी आँख से ऑथेंटिकेट कर सकता है वो, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में ना
प्रोग्रामिंग इंटरफेस की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप कुछ भी प्रोग्राम बना सकते हो, जैसे फ़ोटो रिकॉग्निशन का प्रोग्राम होता है, ठीक है, इमेज को रिकॉग्नाइज़ करने का प्रोग्राम होता है। तो ऑब्वियसली आपके आईरिस को जो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स या बायो स्कैनर्स काम करते हैं वो सब ऐसे ही तो काम करते हैं। आपका फिंगरप्रिंट, आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस पर फिंगरप्रिंट काम करता है ना, कि उससे फिंगरप्रिंट से खुल जाता है। कैसे खुलता है? क्योंकि कोडिंग की हुई है उसमें, है ना। वो सेंस करता है, सेंसर लगा हुआ है, वो सेंस करता है, फिर वो कोड से मैच करता है कि ये पुराना वाला सेम है कि नहीं है, और फिर आपका फ़ोन खोलता है या बंद करता है, ठीक है। तो येस, अगर कोई ऐसा प्रोग्रामिंग इंटरफेस है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंटीग्रेट हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन पॉसिबल है आईरिस के, तो येस पॉसिबल। क्या आंसर हो गया इसका? सी हो गया, ठीक है। सिंपल लॉजिक से हो गया। हमको पता नहीं था ये क्या है, प्लेटफॉर्म आधार वाधार क्या है, बट थोड़ा कॉमन सेंस लगाया तो आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये आप पढ़ लेना हमसे, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कैसे काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरी रिसेंटली, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल इधर सफ़र फ्रॉम, अब ये करंट अफेयर्स पे तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच इंपॉर्टेंट है ना, हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वुड्स डिस्पैच का कब आया था? 1954 में, है ना। देख लेना एक बार कब आया था, मेरे हिसाब से 1954 में आया था, बट स्टिल एक बार देख लेना। वुड्स डिस्पैच कब था? वुड्स डिस्पैच जो आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? किस पे था ये? एजुकेशन से रिलेटेड है ना, एजुकेशन को फोकस कर रहा था। पहला ऑप्शन क्या है? ग्रांट्स एंड एड वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। पहला ऑप्शन है ग्रांट्स एंड एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। तो वुड्स डिस्पैच में क्या था कि हम प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ग्रांट देंगे ताकि वो बढ़े, है ना। ये था इसमें ऑप्शन, ये था इसमें प्रोविजन, सही है, ये पहला सही है, ग्रांट एंड एड वाज इंट्रोड्यूस। दूसरा क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वाज रिकमेंडेड, ओके। तीसरा क्या है? अब देखो, मान लो अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं भी पता है, तीसरा हम पढ़ते हैं। तीसरे में क्या बोल रहा है? इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड, ऑल, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब अगर आपने थोड़ा भी वुड्स डिस्पैच पढ़ा है ना, थोड़ा भी अगर वुड्स डिस्पैच पढ़ा है तो उसमें आपको ये पता होगा कि इंग्लिश जो है वो हायर लेवल पे रिकमेंड उसने किया था वुड्स डिस्पैच ने। इनिशियली जो प्राइमरी लेवल था उस पर वर्नाकुलर्स की बात की गई थी कि हम रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है गलत। अब 3 अगर गलत हो गया तो क्या ऑप्शन हो गया? ए हो गया, ठीक है। समझ में आया? ऐसे कर सकते हो, भले ही पहला और दूसरा नहीं पता है तब भी आप थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हो इस टाइप से। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन अ स्टेट, अ पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द कंसर्न स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्या बोल रहा है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन किसका है? सेंटर का लॉ था, सेंटर का एक्ट है, ठीक है। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एक्ट है ये, ठीक है। तो इसके रेगुलेशंस भी यूनिफॉर्म होंगे ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। पढ़ते हैं। टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, अगर आपको टीचर बनना है किसी स्टेट में, ठीक है, तो उसको जो पर्सन है ही वुड बी रिक्वायर्ड टू पोजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय द कंसर्न स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। मतलब कि स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है, ठीक है, वो कुछ क्वालिफिकेशंस बताएगा, वो आपको पोजेस करनी पड़ेगी अगर आपको उस स्टेट में जॉब चाहिए एज अ टीचर। अब भाई अगर राइट टू एजुकेशन सेंट्रल लॉ है और पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो जो क्या क्वालिफिकेशंस होंगे वो भी तो यूनिफॉर्म होंगे ना। ऐसा थोड़ी है उड़ीसा बोलेगा नहीं नहीं उसमें उड़िया आनी चाहिए, यूपी बोलेगा नहीं नहीं हिंदी आनी चाहिए, बिहार बोलेगा नहीं नहीं बिहार ही आनी चाहिए, हम तभी लेंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम। तो ये क्वेश्चन 1 गलत हो गया, ठीक है। 1 गलत कर देते हैं हम यहाँ से, पहला गया और तीसरा गया। अब या तो 2 सही है या तो 3 सही है, ठीक है। पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। एज़ पर आर टी ई, अब इन दोनों में से ना थोड़ा छोटा स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, क्या पता वही गलत मिल जाए। इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोल रहा है कि 90% जितने 90% जितने स्कूल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो 90% स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हैं। ऐसा है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। सेंटर का भी तो फोकस रहता है एजुकेशन पे, 90% कैसे स्टेट के अंदर हो सकते हैं, है ना। सेंटर भी तो प्रोवाइड करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये गलत होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं। एज पर आर टी ई एक्ट फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास अ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस। बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है कि भाई किसी टीचर को अगर पढ़ाना है तो उसको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा जिसको हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलेंगे, है ना। और वो कौन कराएगा? नेशनल काउंसिल कराएगी ऑफ टीचर एजुकेशन। ऐसा नहीं बोला कि स्टेट काउंसिल कराएगी। अगर स्टेट काउंसिल बोलता है तो गलत हो जाता है ये, है ना। बट नेशनल काउंसिल है, ऑल इंडिया लेवल पे यूनिफॉर्म सिलेक्शन होगा, है ना। तो उस टाइप से होगा, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, करेक्ट।
तो उसका आंसर क्या हो गया 2, ठीक है। और आप ये आराम से वुड्स डिस्पैच के बारे में पढ़ लेना। वुड्स डिस्पैच क्या था, चलो पढ़ ही लेते हैं। इट्स कॉल्ड अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। क्या बोला था, एन एजुकेशन डिपार्टमेंट वॉज टू बी सेटअप। हर प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी बाहर के, लंदन यूनिवर्सिटी टाइप जो बाद में बनी बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में, ठीक है। एटलीस्ट 1 गवर्नमेंट स्कूल, हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल होगा, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स को ग्रांट दिया जाएगा, ठीक है। मदर टंग, ये देखो वर्नाकुलर में इंकरेज करी जाएगी लर्निंग, ठीक है। इन अकॉर्डिंग्स विद वुड्स डिस्पैच एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वर इस्टेब्लिश इन एवरी प्रोविंस। और इसके हिसाब से ये जो रिकमेंडेशन थे इसके हिसाब से ये एक्शन आए नीचे, ठीक है। और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खुली कहाँ पे, पंजाब और इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये था। आगे बढ़ते हैं। 20 में क्या बोल रहा है, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के रेफरेंस में कुछ क्वेश्चन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटीज scrutinizes and reports to the House whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, bylaws conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation। अब देखो ये पढ़ने में ना बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट ये जो क्वेश्चन है ना इसी में इसका आंसर ही है, ठीक है। आपको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, इसी में ही इसका आंसर है। कैसे, मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन पढ़ो, क्या बोल रहा है, कमेटी। पहले और इतना इतना पढ़ लिया ना आपने, इतना पूरा पढ़ लिया, उसके बाद ऑप्शन पढ़ो। क्या बोल रहा है, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज, ठीक है। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, तीसरा है रूल्स कमेटी, और चौथा है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, इस जो पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है, कौन सी ऐसी कमेटी है, इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जिसका काम क्या है, जिसका काम ये है कि वो स्क्रूटनाइज करती है, बेसिकली एक्सेस करती है, रिव्यू करती है जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सब रूल्स हैं, है ना, जो वो बनाती है, जो जिसको वो स्क्रूटनाइज कर रही है वो बनाता है। और उसको कौन बनाने का पावर कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अपना मतलब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, ठीक है, अपना पावर मतलब अपना जो काम है वो किसी को डेलीगेट कर रहा है, मतलब किसी और को दे रहा है। मान लो आपको मैं बोलूँ कि होमवर्क करके आओ, ठीक है, आप बोलोगे ठीक है मैं होमवर्क कर लूँगा बट मैं अपने भाई से करवाऊँगा, तो आपने क्या किया, आपने उसको अपना काम डेलीगेट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे पार्लियामेंट भी करता है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास बहुत सारा काम है, ठीक है। तो पार्लियामेंट हर कोई काम तो कर नहीं सकता, तो पार्लियामेंट कुछ काम क्या करता है, अपने नीचे वाले इंस्टीट्यूशंस को डेलीगेट कर देता है, ठीक है, डेलीगेट कर देता है। अब ये जो इसने जो अपने इंस्टीट्यूशंस को अपना काम डेलीगेट किया है ना, ये काम अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो बताना पड़ेगा ना, इसको कोई मॉनिटरिंग चीज़ तो होना चाहिए। उसके लिए एक कमेटी होती है जो ये स्क्रूटनाइज करती है कि ये बॉडी जो है वो जो भी पार्लियामेंट ने इसको पावर डेलीगेट करी है उसके हिसाब से वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। वो कमेटी कौन सी है वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि पार्लियामेंट ने अपना काम किसी को डेलीगेट किया है और उसको स्क्रूटनाइज करने का काम कोई कमेटी करती है, और वो कौन सी कमेटी है। अब इसमें देखो जो बी ऑप्शन है इसमें क्या बोल रहा है, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, मान लो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के नीचे कोई एक बॉडी होगी तो वो बॉडी उसके सबऑर्डिनेट हो गई, ठीक है। यही मतलब होता है सबऑर्डिनेट का, मतलब यही होता है ना, आप अपने मैनेजर के सबऑर्डिनेट हो, मतलब आप उसके नीचे आते हो, ठीक है। आपका आपकी गवर्निंग अथॉरिटी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के नीचे कोई एक बॉडी है, दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट बॉडी, है ना। अब पार्लियामेंट ने इसको अपनी पावर दे दी लेजिस्लेशन के लिए, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स दे दिए कि आप इस पर लॉज बनाओ, है ना, और हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। समझ में आ रहा है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है कि पार्लियामेंट ने अपनी सबऑर्डिनेट बॉडी को लेजिस्लेटिव पावर दे दी, ठीक है। अब ये बॉडी अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है उसके लिए एक कमेटी होती है, वो उसको स्क्रूटनाइज करेगी। तो बट नेचुरल कौन सी ऐसी बॉडी होगी, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वाली बॉडी होगी ना, क्योंकि इस प्रोसेस को बोलते ही सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। समझ में आ रहा है। ये अगर आपको नहीं भी पता है और अगर थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करोगे ये बताने का, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होना ही चाहिए, बिल्कुल ही आइडिया नहीं है पॉलिटी के बारे में तो नहीं कर पाओगे, बट थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया है कि ये बोलना क्या चाह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर किसी को डेलीगेट करता है, उसको स्क्रूटनाइज करने वाली कमेटी कौन सी होगी, तो आप इजीली बता दोगे कि वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वाली ही बॉडी होगी। समझ में आ रहा है। तो ऐसे कर सकते हो आप। इस पे बढ़ते हैं 22 पे। क्या बोल रहा है, कुछ कुछ फेस्टिवल हैं और कुछ कुछ स्टेट हैं, ठीक है। तो इसमें से ये छप्छरकूट बहुत फेमस है जो कि मिज़ोरम में होता है, ठीक है। और थंगटा ये क्या बोलते हैं, ये मार्शल आर्ट है ना, ये मणिपुर का आर्ट है, ठीक है। ये काफ़ी सारे फेमस हैं, बस इसमें जो फेमस नहीं है वो है ये खोंग खोंग, ये भी है खोंगजोंग प्रवाह, ठीक है। तो अब आप इसमें ये तो बता सकते हो कि पहला सही है और तीसरा गलत है। हम पहले को सही कर देते हैं, तो या तो ए है या तो बी है, ठीक है। अगेन वही 2 पे बात आ जाती है, ठीक है।
तो 2 का नाम देख के हम ये तो बता सकते हैं कि ये कोई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का ही है, ठीक है। अब किसका है आप ये नहीं बता सकते, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो आता है, नहीं पढ़ा है तो नहीं आता है, इन दोनों में से कोई एक मार देना जाके, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली ये मणिपुर का ही है, खोंगजोम प्रभा। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में लॉजिक लग जाएगा और आप कर लोगे। 50-50 आप एलिमिनेट तभी भी कर पा रहे हो, ठीक है, बिना बिना इन्फॉर्मेशन के। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन से आप 50-50 तो कर ही सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ में लग भी काम करता है ना, कुछ कुछ में लग भी काम करता है कि आप इन दोनों में से कोई एक मार के आ गए और गलती से सही हो गया, है ना, ऐसा भी होता है, ठीक है। मैं इंकरेज नहीं कर रहा हूँ कि मारो, बट हाँ मतलब ऐसा होता है। अब इसमें हम बस 50-50 ही कर सकते हैं। ये तो आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, कैसे कैसे करोगे, नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।